नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश और दुनिया के टेंशन को बढ़ा दिया है। देश की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। 13 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। इस साल के सबसे ज्यादा केस और पिछले 6 महीने का यह सबसे अधिकतम डाटा है। लिहाजा कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के केंद्र अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों की आज समीक्षा की है। वर्चुअली मीटिंग के जरिए इसमें सभी राज्यों को जोड़ा गया है। इस मीटिंग के अंदर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की पहचान करें। स्वास्थ्य मंत्री ने सावधान किया है कि 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग कम हो रही है। प्रति 10 लाख पर 100 से ज्यादा टेस्ट करने की सलाह दे दी गई है। तो कोविड का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और इसको लेकर के अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज बैठक करके राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क अब जरूरी हो गया है। तो हरियाणा में क्या तैयारी है आपको बताते हैं, क्योंकि अलर्ट पर है अब स्वास्थ्य महकमा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बैठक हुई उसके बाद आरटी-पीसीआर लैब की शुरुआत हो रही है। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। वैक्सीन की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं ताकि डोज जो सेकंड और बूस्टर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 86% लोगों को सेकंड डोज लगी है और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनको ये डोज लगाई जानी है। करीबन 10% ऐसे लोग हैं जिनको तीसरी डोज भी लग चुकी है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर यह मास्क अनिवार्य है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। हरियाणा में हमारी पूरी तैयारियां हैं। कोविड एक बार फिर आया है। ये म्यूटेशन बदलकर बार बार आ रहा है और मुझे तो लगता है कि अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। हमने अपने सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटी-पीसीआर हमने हर ज़िले में लगा रखी हैं। सारी हमने दोबारा फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी हैं और वैक्सीनेशन का मेन अब इशू है। जो फर्स्ट डोज है हम 103% लगा चुके हैं। जो सेकंड डोज है वो हम लगभग 2 करोड़ 30 लाख लगा चुके हैं, तो 86%। जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कम लगी है। तो अब हमने ऑर्डर दे दिया है बाज़ार में वैक्सीन खरीदने का। वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी लगाएंगे। और हमने देखा था कि उसमें लोगों की तीसरी डोज लगाने की रुचि कम है, तो हम जो भी वैक्सीन लगवाएगा उसको हम कोई ना कोई हेल्थ सप्लीमेंट साथ देंगे। वो हमने टीम बना दी है, डिसाइड कर देंगे बोर्नविटा देना है या कुछ और चीज़ देनी है। जहाँ हमारी हरियाणा सरकार भी बनाती है, हैफड बनाती है, हमारा जो और डिपार्टमेंट है वो भी बनाते हैं। वो हमने कह दिया है कि हर इंजेक्शन लगवाने वाले को हम एक अपनी तरफ से सरकार की तरफ से हेल्थ सप्लीमेंट देंगे। अभी जो है, जो आज की तारीख है, तो न्यू केसेस आज 318 थे। इसमें से जो लगभग गुड़गांव और फरीदाबाद के ही जो है वो 69% है। ज़्यादा वो फरीदाबाद और गुड़गांव मैंने कह दिया। गुड़गांव के 179 है इसमें से और फरीदाबाद के 21 है। इन दोनों शहरों के ही मिला के 69%। नहीं, वो मैंने पहले दे दी। मैं किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ। मैं लोगों में कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। वो मैंने कह दिया कि जो हेल्थ स्टाफ है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो तो सब मास्क पहनेंगे और बाकी लोगों को जो 100 से ज्यादा की भीड़ है
उसमें मास्क लगाने के लिए जाना होगा। मैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप करिए अपनी जो आपकी कार्रवाई हैं, जो गतिविधियां वो करिए, लेकिन अगर आपकी हाजिरी 100 से ज्यादा है तो मास्क लगाना अनिवार्य है। तो स्वास्थ्य मंत्री की बात को आपने सुना और अब आपको ग्राफिक के जरिए हरियाणा का भी हाल बताते हैं, कहां कितने केस हैं। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। गुरुग्राम में 698 केस, फरीदाबाद में 199, पंचकुला में 152, रोहतक में 40, यमुनानगर में 40, अंबाला में 35 और झज्जर में 20। ये गुड़गांव अगर आप देखेंगे तो 698 मामले सबसे ज्यादा हैं। फरीदाबाद में 199, पंचकुला में 152, रोहतक में 40, यमुनानगर में 40, अंबाला में 35 और झज्जर में 20 मामले सामने आए हैं। तो गुरुग्राम में कोरोना की बढ़ती रफ्तार डरावनी है, लेकिन बावजूद इसके लोग बेपरवाह हैं। सदर बाजार का हाल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम में कोरोना के मामले नहीं घट रहे हैं और गुरुग्राम में आज एक फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, यानी कि 206 मामले गुरुग्राम में आज कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और बता दूं कि गुरुग्राम अगर कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो 698 मामले हो चले हैं। जिस तरीके से कोरोना ने पहली बार इस देश में अपने पैर पसारे थे, तो ऐसे में गुरुग्राम उस समय भी अव्वल नंबर पर रहा था, यानी कि गुरुग्राम में कोरोना के मामले पहली लहर के अंदर ही सबसे ज़्यादा पूरे देश में गिनती किए गए थे, काउंट किए गए थे, दर्ज किए गए थे। ये गुरुग्राम का सदर बाजार है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, आप तस्वीरों को देखकर खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों के चेहरे पर मास्क है और कितने लोग जो है नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कम से कम 98% लोग ऐसे गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेंगे सदर बाजारों में, जो कि ना तो मास्क पहनेंगे ना ही कोविड के नियमों का पालन करेंगे। और यही वो कारण है जिसकी वजह से लगातार जो है गुरुग्राम में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसी लापरवाही जो है गुरुग्राम की तमाम जो मार्केटें हैं उन जगहों से नज़र आ रही हैं। हालांकि एडवाइजरी 100 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा न होने की जरूर दी गई है, मगर ऐसे में चालान प्रक्रिया का शुरू करना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि जब इन लोगों के ऐसे बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं ना कहीं डर से ही सही मगर कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन भी किया जाएगा और साथ ही इन लोगों को इस घातक बीमारी से बचाया जा सकेगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। तो सोनीपत में भी कोविड के केसेस बढ़े हैं और ऐसे में सोनीपत का हाल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना एक बार फिर देश भर में दस्तक दे रहा है और हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में अब मामले निकलकर सामने आने शुरू हो गए हैं। सोनीपत में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग मास्क लगाने से भी कोताही जो है वो बरत रहे हैं। दुकानदार जो हैं खुद किसी भी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर बात करें तो भीड़ वाले क्षेत्र में मास्क लगाना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत जो है कई जिलों में इस प्रकार से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए लापरवाही करना का भी नुकसानदायक हो सकता है और ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं और मास्क लगाना लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं एक कोरोना से बचाने में लाभदायक रहेगा। खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो लोग जो हैं वाकई लापरवाही कर रहे हैं। भीड़ का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से लोग जो हैं किसी भी प्रकार का मास्क लगाना उचित नहीं समझते और ऐसे में जो है ये लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। बात करें सोनीपत में तो करीबन 14 मामले अभी भी एक्टिव हैं। हालांकि रैंडमली बात करें तो 2 से 3 केसेज प्रतिदिन निकल कर सामने आ रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह बात। तो एक तरफ तो कोविड की बढ़ती रफ्तार है, दूसरी तरफ सरकार की अपनी तैयारियां हैं और तीसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह के हाल हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं और इसी से संबंधित आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही कि कोरोना की बढ़ी रफ्तार, स्वास्थ्य महकमा आखिर कितना है तैयार, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस स्तर पर हैं। दूसरा सवाल यह है कि वैक्सीन से बचाव अगर हो रहा है तो फिर बूस्टर डोज से लोग परहेज क्यों कर रहे हैं। और तीसरा सवाल यह है कि नियमों की पालना करवाने के लिए क्या सख्ती जरूरी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं और कमोबेश अगर आप देखेंगे तो यही हालात हैं। अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो देखेंगे इसी तरह से लोग अभी भी इन चीज़ों को लेकर के लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो आज इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है इनसे निपटने के इंतजाम क्या हैं और कैसे इनसे निपटा जाएगा।
कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विजय कौशिक जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सीएमओ हैं भिवानी के। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर पुनीता हसीजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व चेयरपर्सन है आईएमए हरियाणा की। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले पुनीता जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद में भी हम लोग देख रहे हैं गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो फरीदाबाद में भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस समय की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या, उसको किस तरीके से देखें और क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य महकमे की और कैसे इनसे निपटा जाएगा, क्योंकि अचानक से केसेस हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। कैसे देखें सिचुएशन को पुनीता जी? नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने इस पे चर्चा करना शुरू कर दिया है। अब डेफिनेटली हमें तैयार तो रहना ही है। जैसे कि हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर सर ने बताया कि सब लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी और जो भी रिलेटेड स्वास्थ्य विभाग से लोग हैं वो मास्क पहनना शुरू करें, और मास्क मैंडेट भी मोर देन 100 की गैदरिंग में स्टार्ट कर दिया गया है। ये एक बहुत जरूरी कदम है, और तैयारियों के हिसाब से डेफिनेटली आज जैसे मीटिंग हुई है सब लोगों की, तो डेफिनेटली इसके लिए हम जो कंटेनमेंट जोन्स हैं या कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर हमारा बनना है, टेस्टिंग की सुविधा कहाँ दी जानी है, वो सब तैयारियां चल रही हैं। और केसेस जब बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन रेट भी देखा जाता है कि कितनी जल्दी वो वायरस दोबारा से रेप्लिकेट होता है, कितने लोगों में होता है। तो डेफिनेटली हरियाणा फरीदाबाद में तैयारियां बहुत अच्छी हैं, और डॉक्टर विनय गुप्ता सर जो हमारे सिविल सर्जन सर हैं वो इस पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमारी जरूरत उनको जब भी महसूस होती है वो हमसे कॉल करेंगे, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन लोगों को भी यह जानना जरूरी है कि कोविड गया नहीं है, वो अपना रूप बदल बदल कर वापस आता है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड के प्रति एक डिसिप्लिन बिहेवियर है, वो अगर हम अपना लेंगे तो हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारे को मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा, अपने आप को सैनिटाइज करना, हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। और एज ए डॉक्टर एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखें। हमने देखा है कि जितनी भी वेव्स आई हैं, जो लोग अपने खाने में अच्छे से अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें लेते हैं, अपना स्वस्थ खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ताजा पका हुआ खाना खाते हैं, और हरी सब्जियां फल का सेवन करते हैं, तो उन लोगों में इम्यूनिटी इसके प्रति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वो वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज वैक्सीनेशन लगवाइए। अगर आपको जो एक हमारी डोज है बनाई गई है, 3rd डोज हम सबके लिए बनाई गई है, एक बूस्टर डोज ना कह के उसको हमने बोला गया कि सुरक्षा डोज बोला गया है, वो कृपा करके लगाएं, क्योंकि जितनी पुरानी डोज है उसकी क्षमता कम हो जाती है, और उसकी धीरे धीरे उसकी जो मारक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप कोविड की वैक्सीनेशन जरूर लीजिए, और अपना ध्यान बहुत रखिए। अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम कुछ भी है तो घर पे ही अपने आप को आइसोलेट कर लें, बाहर ना जाएं ताकि ये फैले ना। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, तो भिवानी में इस समय क्या स्थिति है कोविड को लेकर के, और दूसरा अगर मैं तैयारियों के लिहाज से भी समझना चाहूं तो किस तरह से तैयार हैं, क्योंकि आज तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, फिर सूबे के भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कुछ बातें बड़ी निर्देशित की हैं। कैसे देखा जाए, भिवानी की स्थिति क्या है, थोड़ा सा इसको बताएं डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी। जैसे कि हमने पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में ट्रेंड देखा है कि पहले जो कोविड के केसेज हैं पहले एनसीआर में आते हैं, नजदीक है गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, और लेटर ऑन वो हमारे पेरिफेरल जो भिवानी है, हमारी दादरी है और महेंद्रगढ़ है, इस साइड में फैलते हैं। तो हमने सचेत रहना बहुत जरूरी है इसके संबंध में। हमारी आज 5 बजे वीसी के द्वारा हमारे को दिशा निर्देश दिए गए थे कि हम एक तो पहले अपने टेस्टिंग बढ़ाएं। टेस्टिंग बढ़ाने से जैसी टेस्टिंग में पॉजिटिव आते हैं उसको ट्रेसिंग करें और उसको आइसोलेट करें। तो 3T मॉड्यूल जो बोलते हैं वो करवाएं। रही बात वैक्सीनेशन की, तीसरी है वैक्सीनेशन। जो प्रिकॉशनरी डोज हमारे हरियाणा में ओवरऑल बहुत ही कम है, और प्रिकॉशनरी डोज को हम हर एक लोगों को बताते हैं प्रिकॉशनरी डोज क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हमारी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, टाइम बिंग वो स्लीप में चली जाती है, तो उसको प्रिकॉशनरी डोज लगाने से वो एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी स्पीड अप होकर के हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। तो प्रिकॉशनरी डोज बहुत जरूरी होती है। तीसरा ये है कि हमारी जो तैयारियां हैं, हमने 3 जो वेव है उनका फेस किया है, और हमारा एक्सपीरियंस है कि हम सबसे पहले जो कि ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, पीएसए प्लांट हो हमारे पास,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो फंक्शनल हो। तो हमारी तैयारियां हैं उसकी अपडेट रहे, इसके लिए हमने पहले दिसंबर में मॉक ड्रिल करी थी और 10-11 में फिर हमने मॉक ड्रिल करनी है। हमारा जैसे भिवानी का अगर हम बताएं जी तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे अभी तक कोई एक केस आज आया है, वो भी हमारा दिल्ली में ही रहता था, 30 तारीख से वो पॉजिटिव वहां हो गया, लेकिन हमारे पोर्टल से हमारे वो आया, अदरवाइज हमारे कोई एक्टिव केस नहीं है। लेकिन हम इसमें लोगों को ये बता रहे हैं कि चिंतित ना हो, अलर्ट रहें। यही मैसेज हमारे हेडक्वार्टर से मिला कि हम सावधानी बरतें, अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव जरूर अपनाएं, क्योंकि जैसे कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं अपनाते तो बहुत तेजी से फैलता है। और जो फैलने से जो जिसकी इम्यूनिटी कम है, खास करके जो कोमोर्बिड पेशेंट होते हैं, जिसकी आयु ज्यादा होती है या आयु लो जिसमें 5 साल से कम हो, तो उसमें कुछ हद तक जिसमें वो जाकर के उसकी कंडीशन लेस देन 1% या 1% ही उसको ऐसा होता है कि सिवियरिटी में धारने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमारी भिवानी में हमने प्राइम जो माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर केस की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास आईसीयू भी हैं, हमने लोगों को ट्रेंड भी कर दिया है, तो सारी सुविधा तैयार है। भिवानी में कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमने ये सावधानी रखनी है कि जो पेशेंट दिल्ली में डेली पैसेंजर हैं और जिनको खांसी जुकाम बार बार होता है वहां जाने से, तो उनका टेस्ट जरूर करवाएं। चलिए डॉक्टर रघुवीर जी, हम लोग भी उम्मीद यही करेंगे कि वैसी सिचुएशन तो ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग तैयार हैं तो ये सबसे बेहतर स्थिति हो सकती है। प्रोफेसर विधु रावल जी, अब आते हैं इसकी तैयारियों को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं सवाल यही उठता है कि भाई सरकार क्या कर रही है या उसकी तैयारी किस स्तर पर है। दो चीजें दिखती हैं, एक तो लोगों को अवेयर हो जाना या उनको समझा देना कि भाई आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, और दूसरा ये है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए इलाज की व्यवस्था किस स्तर पर है। प्रोफेसर विधु रावल जी, कितना तैयार हैं आप लोग, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं? नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पैनिकिंग का समय नहीं है, ये पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूक रहना, डिसिप्लिन्ड रहना और प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता जरूर है। जिस प्रकार से मास्क के लिए बात की गई, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि 100 से अधिक की भीड़ नहीं करनी है। शायद रिपोर्ट में कोई संवाददाता ऐसा कह रहा था कि 100 से अधिक की भीड़ पर रोक लगा दी, नहीं लगाई, कोई रोक नहीं लगाई। कहा क्या गया है कि 100 लोग अगर कहीं पर इकट्ठे हैं तो मास्क जो है वहां पर अनिवार्य है। बात तो ये है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है वही 4 चीजें, किस प्रकार से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 गज की दूरी की बात कह रहे थे पहले से, किस प्रकार हाथों को लगातार धोते रखना है, मास्क की बात जिस प्रकार से है, ये सभी चीजें हमें करनी है। इसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, जो हमारे जीवन का आज जो है एक अंश बन चुका है। जहां तक ये प्रिवेंशन की बात है, ये सारा जागरूकता जो है ये मीडिया के माध्यम से, सरकार के अलग अलग अभियानों के माध्यम से ये तो लगातार हो ही रहा है। और क्योंकि प्रायोरिटी इसके साथ साथ प्रिवेंशन के साथ साथ ट्रीटमेंट को लेकर भी है। ट्रीटमेंट तो नहीं होता खैर पेशेंट्स का, लेकिन किस प्रकार से उन्हें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज दे सकें। तो ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा का सबसे रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है। किस प्रकार से हमने कोरोना के पीक टाइम में भी केवल हरियाणा के नहीं, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान का भी लोड जो है हमने सहन किया, और उसके बाद भी इन सब प्रदेशों से बेहतर हम फेयर कर पाए। हमारे इसी प्रकार से लगातार निरंतरता हमने रखी है अपने सिस्टम्स की। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हंसने की बात है विजय जी, खैर कोई नहीं, आपको इसमें हंसने वाले कुछ लग रहा है तो कोई बात नहीं। हमने जो टेस्ट पर मिलियन की बात है, जिस प्रकार से आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, मनसुख मंडवाडिया जी ने, कि किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाए, तो वो हंसने वाले कांग्रेस के शासित राज्यों में बहुत कम है। हमें 100 का टारगेट दिया गया, हम 140 से पहले से खड़े हैं, लेकिन खैर ये हंस सकते हैं, हम काम करते रहेंगे। हम ये बताएंगे कि किस प्रकार हमारे ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उनकी संख्या आज, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हरियाणा में 69 है। हमसे 2.5 गुना बड़े राजस्थान में 50 भी नहीं, कोई बात नहीं। हेल्थ सेंटर्स जो है हमारे 593 हैं, हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो है हमारे 453 हैं, और हमारे जो टोटल बेड्स हैं इस समय हमने 57,222 बिल्कुल तैयार किए हुए हैं। आइसोलेशन बेड्स की जहां तक बात करें, जो कंफर्म पेशेंट्स हैं उनके लिए 31,278 हैं। सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए भी इससे अलग 25,944 बेड्स हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स इसमें 17,151 हैं।
आईसीयू बेड्स 6048 है। विदुरावल जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर है, ये फंक्शनल हैं अभी सारे जो आप बता रहे हैं? एब्सोल्युटली, इनको चेक किया गया है और यहाँ तक कि 10 और 11 तारीख को जो मॉक ड्रिल होगी वो इन्हीं चीजों को एक तरह से मतलब इनकी एक फंक्शनल ड्रेस रिहर्सल रहेगा कि किस प्रकार से, भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आए, लेकिन जो हमने जो दूसरी डेल्टा वेरिएंट के समय जो दूसरी वेव थी उस समय देखा और किस प्रकार से हाथ पैर बहुत सारे लोगों के फूल गए थे, लेकिन उस समय भी हरियाणा की सरकार ने, भाजपा की हरियाणा सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से अपने नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करनी है, किस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस डेल्टा के वेरिएंट के जब भयंकर महामारी चल रही थी उस समय भी वो फील्ड में रहे, अन्यों की तरह गायब नहीं हो गए और गायब होकर फिर अस्पताल में अगले उनके दर्शन हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीमार हुए थे लेकिन फील्ड में रहे और यहाँ तक की बात चली थी कि चीन में 15 दिन में अस्पताल बन गया, हमने 7 दिन में 2 अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट जो हमने जिस प्रकार से एक पानीपत में एक हिसार में लगाया, खेद की बात है उस समय कुछ राजनीति के कारण हिसार वाले प्लांट पर हमारे विपक्षी साथियों ने कुछ लोगों को भड़काकर उसका विरोध भी करवाया था। खैर ये आज राजनीति का विषय नहीं है, मुझे लगता है हमें डेडिकेटेडली इस पर ध्यान करना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठे एकजुट होकर कोरोना से लड़ना है। पिछली बार हमारे लिए समस्या ये थी, कोरोना के साथ साथ अपने विपक्षियों के भ्रम से भी लड़ना पड़ रहा था, उन्होंने जिस प्रकार से वैक्सीन हेजिटेंसी की थी, आज हम 103% हम फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। आप पूछेंगे राहुल गांधी के समर्थक की 103 कैसे हो गया, तो अन्य राज्यों के भी आकर लोग जो हैं हमारे यहाँ लगा कर गए हैं। हम आज जो है 80% सेकंड डोज लगा चुके हैं। 20 लाख से अधिक जो है जिस प्रकार से एक परमिटेड लेवल था जिसको पहले बूस्टर डोज कहा जाता था, आज प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, प्रिकॉशन डोज, बचाव डोज कहा जा रहा है, उन डोजेस को भी हम कर चुके हैं। आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 38,000 से अधिक हमारे पास प्रिकॉशन डोज जो है हमारे पास स्टॉक्ड हैं, जिनको हम जो जिस प्रकार से कोमोडिटीज वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है और बहुत जल्दी जो है ठीक है। अलग वैक्सीन। चलिए विदुरावल जी, आपने बताया कि तैयारियां क्या हो, साथ ही साथ आप लगातार तंज भी कस रहे थे, मैं जवाब लेता हूं। विजय जी, थोड़ा मुस्कुरा रहे थे आप जब विदुरावल जी डाटा या फैक्ट्स रख रहे थे, क्या लग रहा है आपको, क्या जो विदुरावल जी कह रहे हैं वो है नहीं ग्राउंड पर इसलिए आप मुस्कुराए, या इसके पीछे का कारण क्या था? भाई तैयारी की अगर बात हो रही है तो मुझे लगता है हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में है चाहे हरियाणा में, पिछले कई वर्षों से देश की जनता को कोरोना के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। जब ये कोरोना फैला था चाइना में, उसके बाद मान लीजिए इंडिया में सरकार द्वारा दावा किया गया कि भी पहली लहर आई है, जबकि कोई पहली लहर नहीं थी। उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खूब लूट मचाई, कोई उनकी लूट पर अंकुश लगाम लगाने वाला ही नहीं था। दूसरी बात कि जब कथित रूप से दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर कब आई? से दूसरी लहर आई, क्या ये सुनना पड़ेगा हमें इंडिया न्यूज के दर्शकों को? क्या ये सब मैं बड़े खेद से बोल रहा हूँ, क्या ये बकवास हमें सुननी पड़ेगी? क्या हम आप फालतू मत बोलिए, सुनिए। ठीक है, एक सेकंड। दूसरी लहर के नाम पर पहले मैं अपनी बात पूरी कर। विदुरावल जी एक सेकंड। विजय जी जो बात बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं और मुझे लगता है जनता के ऊपर कुछ चीजें छोड़नी चाहिए, वो बेहतर विवेक के साथ उसका नीरछीर विश्लेषण करेगी, इसलिए विजय जी को बोलने दें। विजय जी कंटिन्यू करें। सरकार का आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि चीन के वुहान से जो वायरस फैला था चीन में, उसका एक भी पेशेंट इंडिया में नहीं मिला। तो यानी कि भारत के अंदर कोई पहली लहर कोरोना की नहीं आई थी। बीच में फिर फालतू बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी बात में आ जाते हैं, इनसे बोले बीच में। विदुरावल जी पहले समझ तो ले वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहले समझ तो ले विजय जी। विजय जी हमारे नाम से न कहे, अपने नाम। देखिए, मोदी जी ने ये कहा था कि आपदा को अवसर बनाने की कला आनी चाहिए। भाजपा ने इस आपदा को किस तरह से अवसर बनाया वो मैं सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। WHO ने कहा था शुरू में ही कि कोरोना वायरस म्यूटेंट कर जाता है, इसका एक रूप नहीं है, इसलिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। हमारे यहाँ देश की 2 कंपनियों ने, एक सरकारी कंपनी भारत बायोटेक, दूसरी आधार पूनावाला की कंपनी, इन दोनों ने दावा किया कि इन्होंने वैक्सीन बना ली। हमारे देश में उस समय वैक्सीन लगानी शुरू की गई जब हमारे देश में कोरोना के पेशेंट नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, आधार पूनावाला ने भारत बायोटेक की वैक्सीन पर सवाल खड़े किए थे कि भी इनकी तो पानी है
और भारत बायोटेक ने आधार पूना नहीं ठीक है, लेकिन विजय जी आप क्या बताना चाह रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन इन्होंने गलत समय पर लगाई, वैक्सीन का कोई महत्व नहीं है या तैयारी नहीं थी, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार की लापरवाही के कारण इस देश में लाखों लोग मरे। अब मैं वही तो सबूत के साथ बता रहा हूं कि ये जो लोग मरे थे, जो डेल्टा 1 जो वायरस पैदा हुआ था, म्यूटेंट कर गया था, ये वैक्सीन के कारण हुआ था। और अमेरिका इसका क्या है, इसका आधार क्या है? आधार क्या है विजय जी? विजय जी आधार क्या है? कोई रिपोर्ट है क्या आपके पास? आपको कैसे पता चला कि इसकी वजह से ये डेल्टा प्लस और अल्फा बीटा गामा सब बन गया? जी मेरी बात तो सुनिए, पश्चिम के देशों ने इस वायरस का नाम इंडियन वायरस दिया था, तब भारत सरकार ने उनके ऊपर दबाव डाला था, और जब इसका नाम डेल्टा 1 वेरिएंट। विजय जी पहली बात तो ये इतना गंभीर मसला है, मुझे लगता है कि आप गुमराह ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये है कि कोई बात कह रहे हैं तो फैक्ट्स लेकर के आएंगे आप फैक्ट्स रखिए, आप कोट करिए, आप फैक्ट्स रखिए। आपने जो ये बात कही कि वैक्सीन की वजह से म्यूटेंट होकर के ये वायरस बना, इसका आधार बताइए, आधार बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, एक सेकंड विदुर रावल जी एक सेकंड, आधार क्या है इसका? मैं बता तो रहा हूँ, पश्चिमी देशों ने इस पर जो शोध, अरे पश्चिमी देशों ने शोध किया, उसकी कोई कॉपी है आपके पास? उस शोध में कहां क्या लिखा है? कौन से पश्चिमी देश? पश्चिम में बहुत सारे देश हैं, देश का नाम बताइए। अमेरिका है, ब्रिटेन है, सबने मिलकर एक शोध किया, उसकी कोई कॉपी है क्या आपके पास? अरे फिर वही बात। अरे विजय जी मुझे लगा कि शायद थोड़ा सेंस वाली कोई बात आप कहेंगे, लेकिन इस तरह की आधारहीन और तर्कहीन बातों की कोई जगह नहीं। विजय जी बिल्कुल आधारहीन और तर्कहीन बात आप कर रहे हैं। कोई ना सिर है इसका, ना पैर है इसका, ना कोई सर है इसका, ना पैर है। सुन लीजिए, सुनिए ना, चीन से जो वायरस, चलिए ठीक है विजय जी, हो गया ना, इस बात का कोई सर है ना कोई पैर है। पुनीता सीजा जी, अच्छा चलो सर पैर नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ठीक है। उसके बाद जब वायरस फैला यहाँ पर, तब सरकार ने कहा कि इस बीमारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन काम करता है। उसके बाद सरकार की दूसरी स्टेटमेंट आई कि नहीं, रेमडेसिविर से कुछ नहीं होगा, अब ये वाली दवा यूज कीजिए। तीसरी बार में सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये साधारण बुखार और जो एंटीबायोटिक्स है उनसे ठीक हो जाता है। ये सरकार की स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको इस बात ठीक है जी। आपके हिसाब से ना तो लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ना तो कोविड को मानना चाहिए, ना कोविड जैसी कोई चीज है, सब सरकार का बनाया हुआ एक खेल है। नहीं, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, सिर्फ आपके चैनल से के माध्यम से आपकी बातों का जो निचोड़ है वो तो यही निकला। अच्छा, अरे पहले एक बात तो और सुन लीजिए, फिर आप निचोड़ निकालते रहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोविड का कोई एक प्रकार नहीं है, ना ही एक वायरस है। कोविड के अनेकों प्रकार हैं, अनेकों वायरस हैं, हर किसी का सिस्टम अलग अलग है। सरकार ये बताए कि इस टाइम जो वायरस फैल रहा है, ये कोरोना का कौन सा प्रकार है, उसका इलाज क्या है, तब तो हम समझे। जब सरकार केवल कोरोना के नाम पर वुहान वाले वायरस को एक तरफ खड़ा कर दे और वायरसों को, चलिए ठीक है विजय जी, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारा समय दे दिया। पुनीता सीजा जी अब क्या करेंगे बताइए, जब यहां पर इस तरह की बातें हों, कोविड को लेकर के या वैक्सीनेशन को लेकर के या फिर तैयारियों को लेकर के, या ये कहना कि भाई देखिए ये तो सब इसी तरह से हो रहा है, सरकार ये बताए कि हो क्या रहा है, कैसे इसको हम लोग डील करेंगे फिर? पुनीता जी। बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक आपदा है, और आपदा में जो भी हम बोलें, स्पेशली नेशनल चैनल पे, उसका आधार होना चाहिए ताकि लोग भ्रमित ना हो। हमें इस तरह से पैनिक और भ्रमित विचार नहीं करने चाहिए। देखो, लोग पहले ही बहुत डरे होते हैं, और हमने देखा है सेकेंड वेव में डेफिनेटली हमने बहुत लोगों को खोया है, और हमारे 1800 से लेकर हमारे डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे। और ये सुनना हमें पड़ रहा है कि ये सब चीजें निराधार हैं, कोविड था ही नहीं। ये भी बता दीजिए कि आईएमए के प्रेसिडेंट बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, कोमा में क्यों चले गए? डॉक्टर के बीच में मत कोमा में क्यों चले गए? आईएमए के प्रेसिडेंट रहे। विजय जी एक सेकंड, अरे विजय जी कम से कम डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए, या अगर आपने डॉक्टर्स के ज्यादा ज्ञान है आपके पास तो जाके इलाज करिए लोगों का। विजय जी की ऑडियो को थोड़ा डाउन करें। आप बता दीजिए। नहीं ठीक है, आपकी बात आ गई। विजय जी की ऑडियो को डाउन करें। पुनीता जी देखिए, कोविड का जो है, इस तरह से हमें निराधार बातें और सब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत डर जाते हैं, और अगर ऐसी बात सुनेंगे तो लोग प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे। और हमने देखा है प्रिकॉशंस लेने से डेफिनेटली फर्क है। हमारे डॉक्टर्स ने सीसीयू में, आईसीयू में काम किया है, और लाखों डॉक्टर्स लगे रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच ना करके। लेकिन डेथ उन डॉक्टर्स की हुई है जो 24 घंटे रहे हैं, जिन पर वायरस लोड बहुत ज्यादा था। चाहे वैक्सीन लिया या नहीं लिया, इसका एक अलग तरह से बात है, लेकिन वैक्सीनेशन से जो हमारे देश ने बचाया है लोगों को, उस पर चर्चा करनी चाहिए।
और डेफिनेटली हमारे देश ने बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छा करा है। और फरीदाबाद के बारे में तो मैं गर्व से कहना चाहूंगी, मैं 2 साल इससे जुड़ी हुई थी। फरीदाबाद में जो कोविड मैनेजमेंट था वो बहुत ही एक्सीलेंट था। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे हॉस्पिटल्स ने, हमारे सिविल हॉस्पिटल ने, स्पेशली ईएसआई मेडिकल कॉलेज ने और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके जो डॉक्टर्स आईएमए के साथ मिलके काम लेकिन किया, डॉक्टर पुनीता जी ऐसी अप्रोच को क्या करेंगे? और फिर लोगों के बीच में ये बातें तो जाती ही हैं। देखिए, लोगों की जान गई, ये हम लोगों ने, सब लोगों ने सेकंड फेज को देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग सही हुए और बचे भी। लेकिन अगर अप्रोच ऐसी है तो लोगों को आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, ये अप्रोच हमें हटानी पड़ेगी। इस मामले में, आपदा के मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और देखो, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो अपने मरीज को जब ट्रीट करते हैं वो ये नहीं देखते वो किस पार्टी का बंदा है, किस रंग का बंदा है, किस जात पात का बंदा है। हम लोग सब पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ के देखते हैं। जब मरीज हमारे पास आता है, हमारा पहला कदम होता है कि उसको हम ठीक करें। और इस बार हमने हमारी तैयारियां डेफिनेटली, मेरी डॉक्टर विनय गुप्ता सर से रेगुलर बात होती है और वो हमेशा, उन्होंने पूरी मॉक ड्रिल हो चुकी है। और हर मतलब जो भी 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, सब में ऑक्सीजन प्लांट है। और डेफिनेटली इस बार अगर ऐसी आपदा आती है तो हमारे पास पूरा, हम तैयार हैं। जो पहली बार सर ने बोला कि हम तैयार नहीं थे, तो आई थिंक पूरी दुनिया में कोई तैयार नहीं था। ये नया वायरस था, उसको देख देख के, उसके सिम्टम्स को देख देख के हमने इलाज करना सीखा। इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि जब ये वायरस आया तो दुनिया में किसी को इसका इलाज नहीं पता था और ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिकली हुआ और अब हम इसका इलाज कर सकते हैं, हमें मालूम है। सेकेंड वेव में जो डेथ हुई वो वायरस, पुनीता जी, ये जो वैक्सीनेशन पे सवाल उठना या इसके ट्रीटमेंट पे सवाल उठना, इसको किस तरीके से डील करा जाना चाहिए आपके हिसाब से? आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ऐसे डॉक्टर लोगों को सचेत करना चाहती हूँ कि ऐसे भ्रमित बयानों पे ध्यान ना दें और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। हम सब डॉक्टर्स जो अभी तक आपके सामने सही बैठे हैं, हम लोग एक प्रिकॉशन डोज भी ले चुके हैं और अब जैसे सरकार कह रही कि सब एक और डोज आगे अगर हमें बोला जाएगा तो हम लेंगे, क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम ही बीमार पड़ जाएंगे और हमारे में से हमारे कुछ साथी और छूट जाएंगे तो सुरक्षा चक्र भी टूटता है। तो वैक्सीनेशन लेने में कोई वो नहीं है। आप फ्लू शॉट भी तो हर साल लेते हैं ना। पहले हर वैक्सीन का एक शेड्यूल होता है, हर वैक्सीन का एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे ही वो टाइम फ्रेम खत्म होता है तो हमें उसको लेना चाहिए। और हम लकी हैं भारत में कि हमारे देश में इसको फ्री में प्रोवाइड किया। आपने बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता है बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर हुए होंगे, लेकिन एक चीज मैं भी समझना चाह रहा हूं कि ये अचानक से केस बढ़ने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, और दूसरा ये है कि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो किस तरह के हैं या किस तरह का म्यूटेशन है, अगर इस विषय में कुछ बता पाए आप। हाँ जी, देखो, वायरस, जैसे मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बोला कि वायरस जो है अपना रूप बदल बदल के आता है। अभी तक जो देखा गया है वायरस, उसका वही है, हल्का खांसी जुकाम बुखार से शुरू होता है, फ्लू और उसके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। कुछ पेशेंट्स को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त भी पूछ लीजिए, इस बार के वायरस का नाम क्या है जो इस समय फैल रहा हो? भाई थोड़ी देर शांत रहो, भगवान के लिए शांत मत बोलिए। डॉक्टर है, इनका फर्ज है कि इस समय बताएं कि इस समय कौन सा, आप अपना फर्ज इतना अच्छे से निभा रहे हो, कोरोना का वायरस है। चलिए विजय जी, अरे विजय जी, एक सेकंड, अरे विजय जी, मैंने सवाल वही पूछा है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तब जवाब आएगा उधर से। म्यूटेशन हुआ है, कौन सा वायरस है, मैं वही पूछ रहा हूं, लेकिन एक सेकंड थोड़ा धैर्य रखें। पुनीता जी, पुनीता जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, वो बीच में डिस्टर्बेंस होता है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि कोविड का जो वायरस है अपना रूप बदल बदल कर आता है और हमारे को, जैसे हमारा अभी इसको फ्लू, और इसको हम लोग अभी तक इस वक्त फ्लू आने, कोविड ओवरलैप हो रहा है। तो हमें इसके लिए ये बहस नहीं करनी कि कौन सा नंबर है, कौन सा वायरस है। ये हर थोड़ी देर में इसका रूप बदलेगा और वैक्सीनेशन जो है वो हर वायरस के अगेंस्ट हमारी जो है कुछ हद तक इफेक्टिव होती है। तो ये जो इस तरह की भाषणबाजी होती है कि ये वायरस कौन सा है, इसमें इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या इस पे कोई शोध करना है? आप इससे क्या, आप कोई नई वैक्सीन बनाने वाले हो इसके ऊपर? इस चीजें की बातें, जिम्मेवारी से बचाएं, वो बहुत ही गलत बात है। और इस वायरस का नाम अगर हम आपको बताएंगे तो आपको पढ़ भी नहीं पाओगे। इसका नाम सुनिए, XBB.1.16 कोविड। ये है, आप बताओ मुझे, रिपीट करके बताओ इसका वायरस का नाम। आप बताओ मुझे इस वायरस का नाम पढ़ के। आप क्यों डॉक्टर्स की परीक्षा लेने चाहते हो और क्यों बताना चाहते हो कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है? ये बहुत ही मजाक बना चुका है। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ
कि वैक्सीन एक घोटाला थी इस देश के अंदर, जब खुद डॉक्टर ही साहिबा मान रही हैं ये वायरस मैंने कब बोला घोटाला? मैंने बिल्कुल नहीं बोला घोटाला। प्लीज हमारे नहीं विजय जी नहीं, आप अपने शब्द दूसरों के मुंह में मत डालिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा यहाँ पर कि वैक्सीन का कोई घोटाला है। ये आपके शब्द, आप अपने वैक्सीन एक घोटाला है। नहीं, और आपके कहने से नहीं होता ना, आपके कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता है विजय जी कि आपने कोई भी बात कह दी आधारहीन और उसको मान लिया जाएगा। विजय जी ने ये तर्कहीन बातें मत करिए विजय जी। मुझे तो ये लग रहा था कि आप यहाँ पर बैठ कर कोई ऐसी बात करेंगे, ऐसी बात कहेंगे या सरकार को कम से कम इस चीज के लिए सचेत करेंगे कि उनकी तैयारियां क्या है, लेकिन आप तो बिल्कुल आधारहीन तर्कहीन बात कर रहे हैं। मुझे इन बातों में कोई आप बिल्कुल आधारहीन और तर्कहीन बात कर रहे हैं। अगर चाहें तो आप अपने चैनल पर प्रोग्राम रखना, मैं सबूत लेकर आ जाता हूं। नहीं, बिल्कुल आपको सबूत लेकर के आना चाहिए था। अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की आधारहीन बात कह रहे हैं, तो आपको सबूत के साथ आना चाहिए। और अगर अभी आपके पास सबूत नहीं है, अभी आपके पास सबूत नहीं है, तो मैं आपको अभी इजाजत नहीं दूंगा कि इस तरह की कोई भी बात आप यहाँ पे बैठ के कहें। नहीं, अभी आप इस तरह की कोई बात ना कहें जिसका आधार अभी आपके पास ना हो। आप जब लेके आएंगे सबूत तो मैं बिल्कुल आपको परमिशन दूंगा। अभी आपके पास नहीं है सबूत, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, डॉक्टरों की बात को सुने, डॉक्टरों की बात को सुने। एक पैरासिटामोल भी खाते हैं तो वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है। अब आप उस चीजों के पीछे ना जाएं, थोड़ा धैर्य रखें। रघुवीर शांडिल्य जी, ये जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है, इसमें लोगों की उदासीनता क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पहली डोज तो लोगों को 100% तक आपने दी। अगली जो डोज हम लोग देख रहे हैं पूरे हरियाणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 86% के आसपास है, उसमें भी लोग बचे हुए हैं। और थर्ड डोज जिसको हम लोग बूस्टर डोज कह रहे हैं, उस वाले फेज में तो हम लोग बहुत कम है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे कि कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। जैसे कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो उसमें जो एंटीबॉडी का लेवल होता है वो हमारे को इम्यूनिटी देती है। जो वैक्सीन बनाते हैं वो हमारा सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। तो जैसे ही हम एंटीजन उसमें एक्टिवेट स्टार्ट हो जाता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाती है। तो एंटीबॉडी का लेवल जो होता है वो उसके अगेंस्ट वायरस को अटैक करता है और उसको, वायरस को खत्म करता है, उसको खा जाता है। तो हमारी एंटीबॉडी का लेवल कॉन्स्टेंटली हायर रहे, उसलिए फर्स्ट और सेकंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज लगानी जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, वो टाइम बीइंग वो स्लीप मोड में चली जाती है। उसको एक्टिवेट, स्लीप से बाहर निकालने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज लगाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये होगा। दूसरा ये है कि भी हम इसमें वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं, ये फायदा करती है या नहीं करती है वैक्सीनेशन। जैसे कि बीसीजी का हमारा जो भी है, पोलियो का है, हमारा प्रिंसिपल है जो कि कोई वायरस है उसके लिए हम वैक्सीनेशन के द्वारा ही उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी, इनबिल्ट इम्यूनिटी डेवलप करने में सक्सेस होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट यही है कि शरीर में इम्यूनिटी होगी और वो वायरस हमारे शरीर में आ भी जाएगा तो ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडी है, वो उसको एनगल्फ करके हमारे प्रोटेक्शन करती है। और ये फर्स्ट सेकंड में तो चलो नहीं, थर्ड वेव में भी हमारे जो नंबर ऑफ केसेज, जो मोर्टेलिटी कम हुई है सेकंड की बजाय, वो हमारा ये ही है कि हमारे उस टाइम तक काफी हद तक हमारे को वैक्सीन लग चुकी थी। और ये फोर्थ अगर डोज आएगी तो हमारे फोकस यही रहेगा कि हम प्रिकॉशनरी डोज को बढ़ाएं, जो हमारी प्लाज्मा सेल जो स्लीप मोड में गई हुई है उसको एक्टिवेट करें और एंटीबॉडी का लेवल बढ़ाएं। दूसरा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर हसीजा ने, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम, सरकार ये चाहती है कि जो भी कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसमें हम जीनोमिक स्टडी करवाते हैं। उसका ये देखने के लिए कौन सा स्ट्रेन हमारे इस समय एपिडेमिक्स मोड में गया हुआ है। जैसे बताया कि XB1.16 यो स्ट्रेन हमारे 80% इन्फेक्शन का कारण बना हुआ है। तो ये नहीं है कि सरकार उसकी पता नहीं लगता है कौन सा स्ट्रेन अब पहले था और अब कौन सा होना रहा। ट्रेंड की जितनी भी जो पॉजिटिव केस आते हैं उनकी सभी की हम जीनोमिक स्टडी करवाते हैं। जीनोमिक स्टडी से हमें स्ट्रेन का पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रेन का ये वायरस है। तो ये नहीं है कि सरकार कोई काम नहीं करती, बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी नहीं है। साइंटिस्ट जो है सारा अपने नॉलेज है, दिन रात काम करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ये हमने एक कलेक्टिवली सारे का जिम्मेवारी बनती है कि उसने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं कि हम भीड़ भाड़ इलाके में जाए नहीं, जाना पड़े तो हम मास्क लगाएं,
और दूसरे बार बार अगर मान लो हमें टच हो गई अननोन सरफेस पे तो उसको हाथ को हम साफ करें, इतना ही कहते हैं वो। इसमें अगर मान लो दो चीज हम ध्यान रखें, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अच्छा रखें और वैक्सीन लगवा लें तो 70-80% हम ऑलरेडी इस युद्ध से जीत चुके होते हैं। ठीक है विदुर रावल जी, मेरा एक सवाल है, सवाल ले लीजिए। विजय जी मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगा, आप मेरे समय मत बोलिएगा, मैं आपके समय नहीं बोलूंगा। मैं आज बड़े दुख और पीड़ा के साथ जो है बात कहूंगा जो कहूंगा। देखिए, कोरोना का समय वास्तव में बहुत दुखदाई था। हम सब ने अपनों को खोया है, हम सब ने हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को खोया है, हम सब ने हेल्थ वर्कर्स को खोया है जिन्होंने ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान की परवाह किए बगैर 24-24 घंटे जो है अपने आप को भी रिस्क पर लेकर आए और अपने परिवारों तक भी जो है उनके परिवारों तक भी फैला है। और उनको नमन करना चाहिए किस प्रकार से ताली और थाली पर उस समय सवाल खड़े किए गए थे जब हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम किस प्रकार से मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल विदुर रावल जी, मैं आपको भी थोड़ा सा रोक रहा हूं। किसी ने अगर स्पीकर अपना ऑन किया हुआ है या किसी का टीवी सेट चल रहा है तो उसकी वॉल्यूम कम कर लें क्योंकि इको हो रहा है। विदुर रावल जी कंटिन्यू करें आप। जी, ये अपने आप में बहुत एक दुखदायी क्षण थे जब हमने अपनों को खोया, जब पूरा देश जो है और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, तो देश को एक और लड़ाई लड़नी पड़ी। देश को इस देश के विपक्ष से लड़ाई लड़नी पड़ी और आज इसका प्रत्यक्ष चित्रण मैं आज बिल्कुल सोच कर आया था, कतई कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ी है। डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी है, मुझे भी बात रखनी पड़ेगी। कोरोना है ही नहीं, ये कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता इस चैनल पर कह रहे थे, इससे पहले इनके नेता कह चुके हैं। मार्च 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना क्या है, तो मजाक कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जब 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, उन्होंने कहा क्यों लगा दिया लॉकडाउन, क्या जरूरत थी। फिर बोले पहले क्यों नहीं लगाया, मैं तो कह रहा था कि जब ट्रंप आए उस टाइम क्यों नहीं लगाया। यानी दोनों बातें थोड़ी दिनों में कह दी। उसके बाद एक बड़ा भद्दा खेल शुरू हुआ। सारी दुनिया के अंदर एक बात आई थी कि जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए और सरकारों को कहा गया कि उनके लिए वहीं पर फैसिलिटीज की है। हमारी सभी सरकारों ने और कांग्रेस की भी सरकारों ने उनके लिए जो भी जहां पर थे, जो असहाय थे, दिहाड़ी मजदूर थे, सबके लिए व्यवस्थाएं बनाई। हरियाणा के अंदर मैं ये बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, हर प्रवासी के लिए हमने पूरी तैयारी की, हर मजदूर के लिए की। लेकिन उसी समय एक ट्वीट का एक बड़ा गंदा भद्दा खेल शुरू कर दिया गया। इस प्रकार का हमारे विपक्षी, केवल कांग्रेस नहीं, अन्य भी विपक्षी, चाहे वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में थे, चाहे दिल्ली में केजरीवाल थे, इन्होंने इस प्रकार की जानबूझकर भीड़ इकट्ठी की। जैसे वीटी स्टेशन हमने देखा, आनंद विहार स्टेशन पर देखा, मुंबई के अंदर छत्रपति जो स्टेशन है वहां पर देखा, किस प्रकार से इन लोगों ने जानबूझकर कोरोना को मैग्नीफाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, इस प्रकार के भ्रम पैदा करके। इनके वहां से नहीं रुकते। तबलीगी का उस समय जो खेल हुआ, हम सब जानते हैं क्या हुआ। जिस प्रकार ताली और थाली पर तो सवाल खड़े कर रहे थे, तबलीगी पर एक सवाल किसी ने खड़ा किया हो इनकी घटिया और घृणित राजनीति के लिए। विजय जी खूब बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, प्रॉमिस करता हूं आपको, मैं नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, आज ये इंडियन वायरस कह रहे थे, इस पर हमने नहीं, इस पर IMA इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है उसने भी जो किया, और केवल भारत नहीं, जो WHO है उसने भी इस पर कठोरतम कार्रवाई करने की बात कही। एक देश ने कहा था, और वो इनका फेवरेट जो है चीन नहीं था। ये जो आज वुहान वायरस कह रहे हैं, इनके नेता कभी चीनी वायरस नहीं कह पाए। आज भी कहीं चाशनी चढ़ाकर कह रहे हैं, लेकिन इनके नेता कोविड को मोविड जरूर कह गए। अब मोविड मोदी जी से जोड़ने का इनका प्रयास, वही घटिया प्रयास। हम जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों के दौरान किस प्रकार से राहुल गांधी तो ट्वीट खेला करते थे, उनकी बहन भी पीछे नहीं रही। उनकी बहन ने कहा हम 1000 बसें देंगे, और बसों की जब लिस्ट मांगी तो उन्होंने स्कूटर के, मोटरसाइकिल के और ऑटो के जो है नंबर भेज दिए। जब लिस्ट हमने जो है देखी, हमने देखा कि किस प्रकार से वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा करते रहे। आज भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के कारण कोविड जो है वो फैला है। उस समय भी ये बार बार कह रहे थे वैक्सीन ठीक नहीं है, ये वैक्सीन आपको इंपॉर्टेंट कर देगी। इस प्रकार की बहुत सारे भ्रम इन लोगों ने फैलाए। और मैं अंतिम बात ये कहता हूं, जब इन लोगों ने ये बात कही कि वैक्सीन नहीं लगानी है, एक ने तो कहा बीजेपी की वैक्सीन हम लगा लें, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की वैक्सीन हम लगा लें। इस प्रकार आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, किसी ने भी
जो गांधी परिवार तथाकथित रूप से, तथाकथित तो ये कोरोना को कह रहे थे, मैं तथाकथित गांधी कह रहा हूं क्योंकि वो सरनेम पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। वो जो तथाकथित गांधी परिवार है उसके एक भी सदस्य को किसी ने पब्लिक डोमेन में किसी ने वैक्सीन लगवाए हुए नहीं देखा। देश के छोटे से लेकर बड़े तक हर सेलिब्रिटी ने अपनी फोटो खिंचवाई है लोगों को एनकरेज करने के लिए कि भाई देखो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, आप भी लगवाइए। आज तक इस वाड्रा, गांधी, नेहरू और जो गोलमाल वाला परिवार है, इसने आज तक एक भी कोई फोटो नहीं हमने देखी। फिर ये कहते थे जब बच्चों के लिए वैक्सीन आज तक भी 12 साल के बच्चों के लिए से ऊपर को लगती है, ये कहते थे जब भारतीय वैक्सीन को विदेशों में हम भेज रहे थे वंदे भारत मिशन के तहत, उस समय कहते थे हमारे बच्चों की वैक्सीन को कहां भेज दिया मोदी जी, हमारे बच्चों, इस प्रकार की। और आयुष जी आप याद करें अगस्त 2021 में हम आपकी एक डिबेट में यहां इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता थे, नाम ले देता हूं, रजत पंजेटा, वो तो सवाल खड़े कर रहे थे कि अगले 10 साल तक भी ये फर्स्ट डोज भी नहीं लगा पाएंगे। आज मैं वो अगर टीवी देख रहे हो तो उनसे पूछता हूं, हम फर्स्ट डोज 103% लगा चुके हैं, हम सेकंड डोज भी जो है अभी 2023 शुरू हुआ है, हम उसमें भी जो है 80% से अधिक लगा चुके हैं, हम बूस्टर डोज, इसको प्रिकॉशन डोज बोलते हैं, वो भी लगा चुके हैं। इसके बाद भी अगर कुछ भी करना होगा, अगर अंतिम छोर तक जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ, अपने मेडिकल ऑफिसर्स के साथ, अपने सफाई कर्मचारियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। आप कतई चिंता ना कीजिए, अपने नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करेंगे, कोरोना से भी करेंगे जो अदृश्य शत्रु था, और इन कांग्रेसियों से भी करेंगे। ये देश इन कांग्रेसियों से पीड़ित है। मान ही नहीं रहे तो फिर क्या किया जाएगा? चलिए विजय कौशिक जी, क्या करें फिर लोग? अगर ये सब खाली वैक्सीन से हो रहा है या डॉक्टर भी नहीं जान पा रहे हैं या सब गोलमाल है, तो लोग क्या करें फिर? अभी भाजपा प्रवक्ता ने एक जिक्र किया था निजामुद्दीन मरकज का, जिसमें दावा किया गया था भाजपा द्वारा उस समय कि पूरे देश भर में निजामुद्दीन मरकज से निकले मुसलमानों ने कोरोना को फैला दिया। उस समय मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। मौलाना साहब की गिरफ्तारी के लिए कथित रूप से दिल्ली पुलिस घूम रही थी, आपको याद हो। इनसे ये पूछ लीजिए कि आज तक मौलाना साहब को इस मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, मैंने कहा देखिए भारत बायोटेक कंपनी का दावा था कि भाई उन्होंने जो वैक्सीन है वो कोरोना के मृत वायरस से बनाई है। आधार पूनावाला का कहना था कि भाई उन्होंने चिंपैंजी से सर्दी जुकाम के वायरस से ये वैक्सीन बनाई है। आपके सामने इस वायरस के बारे में पूछने का जो डॉक्टरनी साहिबा से मैंने पूछा, उसका कारण ये था कि ये वायरस उन सभी वायरस से अलग है, और WHO भी शुरू में कह चुका है कि भाई हर वायरस का अगर देखा जाए तो अलग रूप है, उसकी अलग वैक्सीन होनी चाहिए। उसमें एक ही वैक्सीन को पूरे देश में चलाकर देश की जनता को मारने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ये सब जो है ये राहुल गांधी बिके होने के कारण दोम्बास में उन्होंने फाइजर के एमडी के साथ मीटिंग की, अगले दिन आकर कहा कि भारतीय वैक्सीन का कोई नहीं है। ये सब कुछ जो है बीच में नहीं बोला, मामला है ये घोटालेबाज जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा लेकर यहाँ पर आकर कहते हैं चीन का नाम लेकर भारत चीन बाय बाय। ठीक है विजय जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चलिए आप वैक्सीन सरकार पर सवाल खड़े करिए, मुझे ये बताइए कि क्या करे आम जनता। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो जनता को क्या करना चाहिए? वो वैक्सीन भी ना लगाए, दवा भी ना ले, तो वो क्या करें? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें प्रिकॉशंस रखी जानी चाहिए, चाहे उसमें दूरी का ख्याल है, चाहे मास्क का है, चाहे वो हाथ न मिलाने का है। आप ट्वीट करने से प्रिकॉशन रख लेंगे क्या? पहले बीच में देश के विकट स्थिति विजय जी, अगर मुझे लगता है इसी चीज पर थोड़ा सा केंद्रित रहते तो ज्यादा बेहतर होता, थोड़ा अवेयरनेस लोगों के अंदर आ जाती। आपकी भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टी आप भी हैं और आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, प्रदेशों के अंदर भी आपकी सरकारें हैं। लोगों को ये बताने से बेहतर है जो पॉजिटिव हो रहा है उस विषय पर फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कोविड से अगर आपको बचना है, अपने परिवार को बचाना है, तो सबसे बेहतर बात यह है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट का जो बिहेवियर है उसका पालन करें, और अगर आप उसका पालन करेंगे तो आप अपने आप को भी सेफ रखेंगे, अपने परिवार को भी सेफ रखेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या समस्या है तो अपने स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क जरूर करें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।